बड़े दिनों बाद आई याद, क्योंकि अब यही बात अमेठी की जनता कहती नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब सक्रिय हो गए हैं। हालांकि अभी तक राज्य में कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ही सक्रिय थी, लिहाजा यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं को अमेठी की याद आई है और कभी कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पदयात्रा करेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी में रहेंगे और पदयात्रा के जरिए स्थानीय लोगों से संपर्क करेंगे और इस दौरान 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर दोनों नेताओं का स्वागत किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शनिवार को सुबह 11 बजे चिलोली होते हुए अमेठी संसदीय क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करेंगे और यहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद राहुल जगदीशपुर के लिए रवाना होंगे और जहां पहुंचने से पहले पार्टी कार्यकर्ता, नेता और क्षेत्र के लोग रास्ते में विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा दोपहर करीब 12:30 बजे रामलीला मैदान जगदीशपुर से शुरू होगी और पदयात्रा में राहुल और प्रियंका के साथ अमेठी के करीब 50,000 लोग हिस्सा लेंगे और हरिमऊ में जाकर खत्म होगी। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और इसी के साथ राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का एनपी न्यूज पर। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे तो उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं दिलीप जी आपसे समझना चाहूंगी, कभी अमेठी जो है उसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, खुद राहुल गांधी का गढ़ वो कहा जाता था, लेकिन जब से स्मृति ईरानी से हारे हैं राहुल गांधी उसके बाद से करीबन बहुत समय बाद आज उनको अमेठी की याद आई है चुनावों के मद्देनजर। दिलीप जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मुझे आवाज मिल पा रही है। सवाल क्या दोहरा दें? दिलीप जी मैं ये समझना चाह रही थी आपसे कि अमेठी जो है उसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, खुद राहुल गांधी का गढ़ अमेठी कहलाती थी, लेकिन जब से स्मृति ईरानी से हारे हैं वहां से राहुल गांधी तभी से उन्होंने वहां रुख भी नहीं किया है। बहुत समय बाद आगामी चुनावों के मद्देनजर उनको यहाँ पर याद आई है। नीति की भाषा में जिसको गढ़ कहा जाता है उसका मतलब घर होता है और घर वो होता है जहाँ पर आप हमेशा रहते हैं और उस घर का उत्थान करते हैं, उस घर का डेवलपमेंट। जिस क्षेत्र की बात आप करें जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, अमेठी रायबरेली जो क्षेत्र था, ये दशकों से यानी कि भारत की आजादी के बाद से ज्यादातर प्रधानमंत्री वहीं से रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे हो या उसके बाद राहुल गांधी जी रहे हों, लेकिन इन्होंने अपने घर में कभी डेवलपमेंट नहीं किया और पिछले संसदीय चुनाव में हार जाने के बाद इन्होंने उस घर का रुख भी नहीं किया और अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए हैं तो इन्हें फिर अपने घर की याद आई। तो घर ऐसे स्वीकार नहीं करता है लोगों को, घर की भी अपनी गरिमा होती है। अगर वो आपका घर है, वो आपका घर है, वहाँ के लोग आपके अपने लोग हैं, वहाँ के आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको लगातार क्षेत्र में बने रहना चाहिए। इलेक्शन से इलेक्शन का नाता नहीं होना चाहिए और आपको उस जगह पे विकास करना चाहिए। आप अमेठी की दशा जाकर के देखिए, दशकों तक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा हो, उस क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री जिस संसदीय क्षेत्र से आता हो, संसदीय क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट ना हो, तो आप ये सोच लीजिए, अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने निजी घर में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ अपने लोगों का विकास नहीं कर पाया, तो वो प्रदेश का या देश का विकास कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बात है। आज आप वहाँ 6 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, आज आप वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, तो ये बातें अब लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। ये भी ठीक है कि जब स्मृति ईरानी जी पिछली बार बाद चुनाव जीती तो स्मृति ईरानी के चुनाव जीतने के बाद कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया उस क्षेत्र में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जनता वापस राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर पाएगी। यानी कि एक बार फिर से वहां पर कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी पैंठ बना सकती है। बीजेपी ओवरऑल अपनी पैंठ बना सकती
लीजिए कि कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में कोई आधार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कम से कम उस क्षेत्र में, उस संसदीय क्षेत्र में स्मृति ईरानी जी ने भले डेवलपमेंट ना किया हो, लेकिन ओवरऑल जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जिसका भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया, सो कॉल्ड डेवलपमेंट भाजपा के लोग कह रहे हैं, उस डेवलपमेंट के नाते भाजपा को वहाँ प्राथमिकता तो जरूर मिलेगी कांग्रेस के। ठीक है, राहुल आनंद जी भी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद है। राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। दिलीप जी ने बात विकास की शुरू की है, तो विकास ना तो कांग्रेस के राज में वहां पर हुआ, और अब बीजेपी कहती है कि हमने विकास किया, लेकिन खुद दिलीप जी ने बता दिया है कितना विकास हुआ वहां पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको और दिलीप जी को इस चीज को बताना चाहूंगा, खंडन करना चाहूंगा कि जिसकी पहले जो राजनीतिक विरासत रही थी, उस विरासत को बदलने के बाद जो भी माइनस से जो कार्य को हमने शुरू किया है, तो पॉजिटिव आने में और उसको दिखने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ कार्य नहीं किए हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ की जो योजना है उसको हमने वहाँ शिलान्यास करके उसको आगे बढ़ाया भी है विजय पथ पे। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र जीतने से, उस चीज का प्रतिनिधित्व करने से बेहतर है कि वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसका डेवलपमेंट किया जाए। माननीय स्मृति ईरानी जी जब से जीती हैं तब से अमेठी का लगातार दौरा भी कर रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की जाए या फिर वहाँ गन फैक्ट्री की बात की जाए या रोजगार देने की बात की जाए। तो जो इंफ्रा का जो डेवलपमेंट करना है, जो माइनस था उसको पॉजिटिव में लाने के लिए जो कार्य किया जा सकता है यथासंभव वो किया जा रहा है। और निश्चय ही जो राजनीतिक विश्लेषण जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी इस चीज को माना कि थोड़ा बहुत जो किया है तो थोड़ा बहुत शुरुआत तो कर दिया, अब आप देखते चलिए तुरंत किसी चीज का बदलाव नहीं होता है, बदलाव को आने में थोड़ा वक्त लगता है और निश्चय ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्या आप सहमत हैं दिलीप जी राहुल जी की बातों से? मुस्कान जी, अमेठी बहुत छोटा सा क्षेत्र है, बहुत छोटा सा, और स्मृति ईरानी जी केंद्र में मंत्री हैं लगातार, यानी कि वो ऐसे वैसे सांसद का क्षेत्र नहीं है जो कहीं कोने में बैठा हुआ सांसद बन गया, उसकी कोई पार्टी में पूछ ना हो। स्मृति ईरानी जी की पार्टी में पूछ है और वो केंद्र में लगातार मंत्री हैं। इतने ऊंचे रुतबे के साथ, इतने ऊंची पदवी के साथ अगर छोटे से क्षेत्र का डेवलपमेंट करने में 5 साल का वक्त लगाएंगी तो जनता को कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगी कि कांग्रेस ने जो नहीं किया वो हम करके दिखा रहे हैं। ये तो इनॉग्रेशन करने में मतलब ये तो जनता को रिझाने वाली बात हो गई कि हमने फीता काट दिया है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, अब हमने यहाँ पत्थर गाड़ दिया है, अब यहाँ पे रोड बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल या मेरा कहना राहुल जी से ये है, राहुल आनंद पीछे से भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कि अमेठी बहुत छोटा सा क्षेत्र है और जो स्मृति ईरानी जी का कद है उस कद के आगे उस क्षेत्र की कोई औकात नहीं है। स्मृति ईरानी जी चाहती तो 1 साल के अंदर उस क्षेत्र का कायाकल्प कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया इसका जवाब तो या तो राहुल जी दे सकते हैं या फिर स्मृति ईरानी जी दे सकती है। ठीक है, हमारे साथ नदीम खान जी नेता कांग्रेस से भी मौजूद है। बहुत स्वागत है नदीम जी आपका इन न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से आज अमेठी में जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बड़े दिनों बाद याद आई है आपको अमेठी की? नहीं, देखिए, अमेठी की जहाँ तक बात है, अमेठी जो है हमारा राहुल जी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है और अमेठी से और रायबरेली से गांधी परिवार की जो है भावनाएं जुड़ी हुई है। दूसरी चीज, बड़े दिनों की बात नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे, और राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में देख रहे हैं। मोदी की तानाशाह नीति के खिलाफ पूरे देश में इस समय राहुल गांधी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जहां तक रही अमेठी की बात, तो आपको याद, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को आप बोल रहे हैं कि बड़े दिनों बाद ही याद आई। जहां तक मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल से अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आवाज है शोषण के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ, तो वो दीदी प्रियंका गांधी की आवाज है, जो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आवाज गूंज रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव में जो बलात्कार हुआ वो, चाहे हाथरस के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा जलाया गया वो, चाहे फिर वो सोनभद्र का नरसंहार हो, चाहे वो एनआरसी के मुद्दे हो, चाहे दलित और ब्राह्मण की हत्याओं का मामला हो, हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी सामने आई है और उत्तर प्रदेश की उम्मीद बनी हुई है। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है कि हम शोषण और अन्याय के खिलाफ लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो इसमें मैं नहीं मानता इसमें कोई राजनीति है। राजनीति अगर जो आज प्रदेश के अंदर हो रही है
जिस तरीके से अभी मैं उपाध्याय जी को सुन रहा था, फीता काट करके शिलान्यास करके, जैसे अभी बंगाल के अंदर थी पहले, अब उत्तर प्रदेश के अंदर है। जहाँ चुनाव होता है वहाँ राजनीति करने प्रधानमंत्री अपनी सेना को लेकर के पहुंच जाते हैं। सवाल आज सबसे बड़ा ये नहीं कि प्रियंका दीदी और राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है कि उस उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को जीप के नीचे कुचल कर मारने वाला गृह राज्य मंत्री सरकार में बैठा जो 120 का मुजरिम है। प्रदेश इसको जानना चाहता है। ये बड़ी बात नहीं प्रियंका जी राहुल जी कहाँ जा रहे हैं, बड़ी बात यह है कि क्या मोदी जी उस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करेंगे जो किसान विरोधी। ठीक है, वो तो देखने वाली बात होगी, उस पर जांच भी चल रही है। लेकिन आपने जिस तरीके से बात ये कही कि आपकी, सुनिए नसीम जी, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। सुनिए नसीम जी, आप अगर आप ही सवाल कर लेंगे तो फिर मेरा काम ही क्या है यहाँ पर बैठने का। आपको सुन रहा है, आपका नेशनल चैनल है, पूरा देश आपको सुन रहा है कि आपने कह दिया वो देखने वाली बात होगी, जांच होगी। अरे जो 120 का प्रथम दृष्टा मुजरिम हो और जिसको सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका हो कि जानबूझ के इरादतन हत्या की गई है, और वो गृह राज्य मंत्री, आपका पूरा शो ही डिबेट जो है इस बात को होनी चाहिए थी। ये देखने वाली बात, और जांच होगी जब देखा जाएगा। ये नहीं, पत्रकारिता का सबसे बड़ा काम है जो सही मुद्दों को उठाए। तो नसीम जी, पत्रकारिता आप ना सिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वो मुद्दा जब उठाया गया था उस मुद्दे पर भी बात हुई, एसआईटी ने जब उस पर जांच कर दी है। नसीम जी, आप देखिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए। मुद्दा अभी कांग्रेस का है ना। आप मुझे ये बताइए, आपने ये बात कही शुरुआत में कि आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आपकी भावनाएं जुड़ी है रायबरेली और अमेठी से। अगर भावनाएं ही जुड़ी है तो खुद प्रियंका गांधी इतनी बार आ गई है, इतनी बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया, एक बार भी वो अमेठी गई क्या? जयपुर के अंदर लाखों लोगों को जोड़ा है। आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए। जो मेरा सवाल है आप उसका जवाब दें। मुद्दे को हूँ। इस देश का मुद्दा पेट्रोल डीजल है, किसानों की समस्या, इस देश का मुद्दा महंगाई है, इस देश का मुद्दा महंगा होता ठीक है नसीम जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है आप देखिए, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी आप अपनी बात रखें। हाँ, गन्ना, ये इस देश का मुद्दा है। यही कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही आम धारणा रहती है कि अगर कोई भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई भी स्वतंत्र पत्रकार अगर बीजेपी को घेरता है तो वो अच्छा पत्रकार साबित हो जाता है। लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो दुर्व्यवहार किया गया था बीजेपी के मंत्री के द्वारा, उस वक्त पत्रकारिता ने उस मंत्री को घेरा था। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की शक्ति है जिसको दिखाया गया, जिसके माध्यम से दिखाया गया और उनको तलब भी किया गया। इसलिए इस प्रकार की बातें ना की जाए तो बेहतर है। दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता पे कभी भी किसी का भी कोई अंकुश नहीं रहा है। दूसरी बात, जो ये बार बार जो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इनकी राजनीतिक विरासत जो राहुल गांधी जी को मिली थी उनकी स्वर्गीय दादी और स्वर्गीय पिताजी के द्वारा, उसमें उन्होंने क्या किया, इस प्रश्न में उत्तर देने के बजाय ये पत्रकारिता पे चले गए। यही की भावना है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ये बार बार जो उत्तर प्रदेश में जो सक्रियता के साथ जो भाई बहन दिख रहे हैं, जो एक छलावा कर रहे हैं वहां की जनता के साथ, इनको तो ये भी पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जो बजट है वो कितना है। और प्रियंका गांधी जी ने जो बातें फैलाई वो उत्तर प्रदेश की बजट से ज्यादा बता दिया। तो ये भी समझ में आता है कि इनकी जो पकड़ है स्थानीय लेवल पे वो किस प्रकार से है। और दूसरी बात, जो भी इनके सलाहकार लोग जो इनके सलाहकार हैं, मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि बीजेपी, मैं इस चीज को बिल्कुल मना नहीं करता कि महंगाई नहीं बढ़ी है, इससे मैं बिल्कुल ना नहीं कहता हूं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसको रोकने का भी कार्य हमने किया है। आप महंगाई पे बात करते हैं तो आप राजस्थान में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, आप बंगाल में जाइए, वहां पे पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं आप बात करते हैं? वहां तो आपको 110 रुपए सस्ता नजर आता है। खुद पंजाब में जब दबाव बनाया गया, लोग आकर हरियाणा में पेट्रोल बढ़ाने लगे, तब आपने उसको कम कर दिया। तो ये जो बातें करते हैं, जो दोहरी बातें करते हैं, इनसे इनको बचना चाहिए। यही इनकी आधार रह गई है जिसकी वजह से आज जनता का बहुमत ये खोते नजर आ रहे हैं। दिलीप जी क्या कुछ कहेंगे आप? दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन कांग्रेस की बातें मैं सुन रहा था अभी प्रवक्ता महोदय, मैं इनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं भाजपा की बातों का समर्थन कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की बातों से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जब आपको इस देश में डेवलपमेंट करने का मौका था, जब इस देश में आपको महिलाओं की शक्ति बढ़ाने का मौका था, जब इस देश में आपको रोजगार बढ़ाने का पूरा मौका था, जब इस देश की गरीबी दूर करने का आपके पास पूरा मौका था, आप पूरे बहुमत में से पूर्ण ताकत के साथ थे, तब आपने इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी आप ही के खेमे में बैठी है तो आपको ये सारी बुराइयां नजर आ रही हैं।
बुराई वो होती है जो सार्वभौमिक सत्य की तरह होती है। अगर इस देश में बेरोजगारी है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। इस देश में अगर कहीं कोई खराबी है तो वो सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन इस सत्य के भागीदार आप भी तो हैं, और मैं कहूँगा आप ही तो हैं, क्योंकि दशकों से आजादी के बाद इस देश की सत्ता किसने संभाली? आपने ही संभाली थी। केंद्र की सत्ता पूरे आपके हाथ में थी। कानून बनाने की, कानून को लागू करने की, कानून को चलाने की पूरी पावर आपके पास थी। आपने जब चाहा भारतीय संविधान में न जाने क्या क्या संशोधन कर डाले। एक संशोधन तो ऐसा कर डाला आपने जिसको कहा जाता है कि भारतीय संविधान दोबारा से लिखा गया है। और एक संशोधन आपने ऐसा किया था कि वो संशोधन को अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिक्लाइन न किया होता तो आज संसद सर्वोपरि हो जाती और जुडिशरी सारे हो जाती। तो जब आप ये सब कर सकते थे अपने फायदे के लिए या अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो आप इस देश को तो छोड़िए, कम से कम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को चमका तो सकते थे। आज अगर मैं कंपैरिजन करूं कि जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कायाकल्प हुआ है, वो कायाकल्प अकल्पनीय है। उस बात की किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी कि गली कूचों में बसने वाला छोटा सा मंदिर आज कितना भव्य रूप ले लेगा। ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ही तो हो पाया है। ऐसी ही इच्छा शक्ति, ऐसी ही पावर, ऐसी ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों के पास भी तो थी, इंदिरा गांधी जी के पास भी तो थी। आप इमरजेंसी लगा सकते थे इस देश में, और उनके पुत्र संजय गांधी जी, स्वर्गीय संजय गांधी जी, इस देश में नसबंदी को लेकर के लोगों को जबरदस्ती कर सकते थे। तो फिर शिक्षा क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? रोजगार को काम क्यों नहीं किया जा सकता? इस देश में मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इस देश में अगर कुछ अच्छा है तो उसका चेहरा भी आपके सर बंधेगा, लेकिन अगर कुछ खराब है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही कहलाएंगे। नसीम जी, मुझे जो आपके गेस्ट बोल रहे हैं उनकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मैं आपके पीछे बोल चुका हूँ, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है, ये तकनीकी खामी जो है उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, दिलीप जी हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। उनका ये कहना है कि जो तमाम अभी 70 साल हो गए हैं जब 70 साल कांग्रेस ने राज किया देश में, तो अगर देश में कुछ अच्छा हुआ तो वो भी आपको जाएगा, और अगर कुछ बुरा हुआ उसका भी तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना, ये कह रहे हैं दिलीप जी। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात पे बिल्कुल जो है मैं सहमत हूँ कि आज के समय में सरकार की भाषा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। आज समय भारतीय जनता पार्टी के जवाब देने का है, कांग्रेस के जवाब देने का नहीं। कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है। अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठाती है कि आज जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने ये कहा था पार्टी विद द डिफरेंट, और पार्टियों से अलग है, और 2014 का आप मोदी जी का भाषण उठा के देखिए, स्टेटमेंट उठा के देखिए, घोषणाएं उठा के देखिए। 2014 में मोदी जी का भाषणों में केवल विकास नजर आता था। 2014 से पहले जो लोकसभा चुनाव का प्रचार था, वो ये बोलते थे कि मैं विकास करूंगा। एक भी बात विकास के अलावा नहीं की। केवल आसाम के अंदर एक स्टेटमेंट था उनका, जिसमें उन्होंने, आप वीडियो निकाल सकते हैं, धर्म की बात की थी। नहीं तो मोदी जी ने 2014 से पहले धर्म के अलावा कोई बात नहीं की थी, और ये कहा था मुझे 5 साल दीजिए, मैं इस देश की कायाकल्प कर दूंगा। आज मोदी जी 7 साल देश के अंदर है, और जब कांग्रेस उनसे सवाल करती है तो वो सीधा 70 साल पे आ जाते हैं। और यही बात बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टिंग, जो उनकी विचारधारा से संबंध रखते हैं, बोलते हैं। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिछले 7 साल के अंदर जब सरकार में आप पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हैं, तो आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि आप विकास पर क्यों चुनाव नहीं लड़ते हैं। जब राज्यों के चुनाव आते हैं तो आप सीधा हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिदों पे चुनाव आ जाते हैं। रही बात जहाँ तक मंदिर की, तो ये देश मुगलों के समय से मंदिरों का देश है। इस देश के अंदर मुगल रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे लोकतांत्रिक सरकारें रही हो, तो यहाँ मंदिरों को बनाने में, मंदिरों को कायाकल्प करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। ऐसा नहीं कि इस देश के अंदर सब कुछ 2014 के बाद हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल की बात न करके, कानून व्यवस्था की बात न करके, सीधा भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद पर आ जाती है। आज मंदिर मस्जिद सबकी अपनी आस्था का केंद्र है। सब आपका उनका जो है, उनका आस्था का ही एक मामला है, व्यक्तिगत आस्था का मामला है। सबसे बड़ा मुद्दा सरकारें जो की हैं
वो लोगों की नसीम जी मूल बात ये है, नसीम जी बात ये है, आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है बीजेपी की ओर से, आप मान लीजिए या हम भी मानते हैं कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, चाहे काशी विश्वधाम का कॉरिडोर हो या फिर राम मंदिर बन रहा है, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, तमाम, सुनिए नसीम जी, तमाम चीजें पॉलिटिकल है, लेकिन आप ये देखिए पॉलिटिकल स्टंट में भी कहीं ना कहीं जनता का भला तो हुआ ना, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, अपने ही गढ़ को भूल गई कांग्रेस। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कांग्रेस जनता की मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने 2014 के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी से हिंदी बेल्ट के सभी राज्य लोगों की मदद से, लोगों के जनादेश पर यकीन रखते हुए लोगों ने कांग्रेस पर यकीन रखा, हमें जनादेश दिया है। हमने छत्तीसगढ़ भी हराया, हमने राजस्थान भी हराया, हमने मध्य प्रदेश भी हराया, हम झारखंड में भी सरकार चला रहे हैं, हम लार्जेस्ट नंबर पार्टी हरियाणा के अंदर भी बने, गुजरात के अंदर केवल हम 5 सीट से पीछे रहे। और 2013 के उपचुनावों में जो वोट की चोट इस सरकार को दी है, क्योंकि ये सरकार केवल वोट की चोट समझती है। 2013 अभी जो उपचुनाव हुए हैं राज्यों में, अगर ये उपचुनाव में जनता मोदी के शासन को ना नकारती तो एक किसान बिल वापस ना होता। आप क्यों भूल जाते हैं कि 700 किसानों की शहादत मोदी की नाक के नीचे दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगे मानने के लिए हुई है। सरकारें बनती हैं लोगों की अपील सुनने के लिए, ना कि तानाशाही करने के लिए। ये सरकार केवल लोगों की अपील नहीं सुनती, वोट की चोट सुनती है। और ये देश की जनता को, इस देश के किसानों को पता चल चुका है कि यहाँ देश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनके घर वालों से छीनकर पुलिस रात को जलाती है। कोरोना के अंदर और नसीम जी ये महिलाओं की बात तो आप मत ही करिए नसीम जी, महिलाओं की बात तो आप यहाँ बैठकर मत ही करिए। कल कर्नाटक विधानसभा में सुना होगा आपने अपने विधायक का बयान, नसीम जी, कल कर्नाटक विधानसभा में आपने अपने विधायक का बयान तो सुना होगा। आप उत्तर प्रदेश में आकर महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, महिलाओं को उनको बढ़ावा देने की बात करते हैं, अभी आप छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार की बात कर रहे हैं, और वहां पर आपके विधायक क्या बयान दे रहे हैं, सुना आपने उनका बयान? क्या मुझे बता दीजिए क्या बयान दिया, बताइए। उन्होंने बयान ये दिया कि अगर आप बलात्कार को नहीं रोक सकते तो लेटिए और मजे लीजिए, ये बयान था उनका। क्या ये बयान शोभनीय है विधायक के लिए? मैंने उनका, सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को बोलता है तो महिलाओं के विरोध में है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, ना उसको उसका समर्थन करते हैं। वही बात आप क्या तो बात करेंगे नसीम जी, आपको अपने विधायक का बयान तो पता नहीं है। पूरी सुन लीजिए मुस्कान जी, आप अपने ही लेक्चर देना है, अपना ही उपदेश देना है, तो गेस्ट को मत बुलाया करिए, बीच में मत बोला करिए। आप हमारी सुनने के लिए बुलाते हैं, अपना जजमेंट मत दिया करिए। तो आप मुझे सिखाएंगे अब डिबेट करना नसीम जी, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब बात यही है, जब आप पर सवाल उठते हैं ना, तब आप यही इसी तरीके की बातें करते हैं। नहीं, मैं आपसे, जब आपने मुझसे एक बात पूछी, पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी। कोई व्यक्ति इस देश के अंदर किसी विचारधारा को, किसी पार्टी का अगर महिलाओं के विरोध में कोई बयान देता है तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ खड़ी है। मैंने उसके बयान को नहीं सुना। लेकिन दूसरी चीज सुन लीजिए, कांग्रेस के फर्क क्या है हम में और भारतीय जनता पार्टी में? ऐसा अपराध हर जगह होता है, लेकिन अपराध करने वाले कांग्रेसी नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, जब उन्नाव के अंदर बलात्कार होता है तो उस बलात्कार करने वाला वो कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता है। जब एक बच्ची शाहजहांपुर में शिकायत करती है कि मेरे से आचार्य ने मालिश कराई, तो वो मालिश कराने वाले व्यक्ति का नाम जो बताती है, पूर्व गृह राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी में मोदी की कैबिनेट में चिन्मयानंद होता है। जब बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर की हत्या की जाती है तो उस इंस्पेक्टर की हत्या करने वाले को जब जमानत मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको माला पहना करके घुमाते हैं। अपराध के पीछे अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है तो वो सरकारी संरक्षण में या डायरेक्ट उसका इन्वॉल्व भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। अभी यूपी टेट का परीक्षा का लीक हुई और सुबह सुबह ये बात पता चली जब हजारों करोड़ों बच्चे अपने घर से मूवमेंट कर चुके थे। देश और प्रदेश का बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। आतंकवाद की घटनाएं देश के अंदर बढ़ रही है, सैनिक की शहादत हो रही है, सैनिकों की शहादत हो रही है। पाकिस्तान की आतंकवाद की नीति को कांग्रेस ने तो 70 साल में देश को अमेरिका के बराबर पहुंचा दिया। राहुल आनंद जी, 70 साल नहीं 7 साल की बात करके आज जवाब आपको 7 साल का देना पड़ेगा।
ठीक है नसीम जी, राहुल आनंद जी आप अपनी बात रखें। 20 लीटर सरसों का तेल कर दिया है, 65 रुपए पेट्रोल को 110 रुपए तेल कर दिया है, डीजल के दाम उनकी बातों पे मैंने विश्लेषण तैयार कर रखा है, मेरे पास डाटा है। देना पड़ेगा, विपक्ष को नहीं देना पड़ेगा। जवाब देने की कुर्सी पर सरकार है, विपक्ष नहीं है। भाई साहब मुझे बोलने दीजिए, मेरा टर्म नहीं है। आपने बात की डेवलपमेंट को लेकर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5 साल के अंदर जो हमने गति को प्राप्त किया है वो पूरे देश के लिए मॉडल है। और हमारे सत्ता के अंदर जो लोग पदस्थापित हैं, अब उनके द्वारा कोई गलती की गई है तो उनको हमने जेल के सलाखों के पीछे भी डाला है, ना कि उनको हमने छोड़ा है और वो घूम सकते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बजरंगबली की तरह बस हमने उनकी शक्ति का स्मरण कराया और पूरे प्रशासन ने मिलकर उत्तर प्रदेश के गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया या फिर अपनी शक्ति का स्मरण करके उनको ऊपर पहुंचा दिया। ये है योगी आदित्यनाथ जी का शासन। मैं ये नहीं कहता कि धर्म के आधार पर वहां पे कार्रवाई की गई है, चाहे अपराधी किसी भी वर्ग के आते हो, सबको डाला गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शासन है। मैं आपको एक चीज इतिहास के पन्ने का केवल एक अंश आपको पेश करता हूं कि छत्रपति शिवाजी पे जिसने हमला किया था अफजल खान ने, उसके मजार को बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पैसे दिए हैं, उसके मजार को ठीक करने के लिए, ना कि जो छत्रपति शिवाजी की जो हत्या करने गया था उसके मजार को बनाने के लिए। ये सोच है, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको बताता हूँ, आपने बात की सैनिक की शहादत पे, आप ही तो वो लोग हैं जो सबूत मांगते फिरते हैं। अभी कुछ दिन पहले सीडीएस की शहादत पे भी आपकी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया की गई थी। मैं बता रहा हूँ, आपने डेवलपमेंट की बात की, मैं डेवलपमेंट पे आ रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट पे आ रहा हूँ। देश में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। गन्ना किसानों के रिकॉर्ड में 1.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। एमएसपी के अंदर 370 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद की गई है। कोरोना प्रबंधन में WHO के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। 1.38 करोड़ घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दी गई है। ये डेवलपमेंट है, मैं डाटा ठीक है राहुल आनंद जी, आपने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में पहले गुंडाराज खत्म किया गया, तमाम लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन वो उत्तर प्रदेश विदेश नहीं भूलेगा जहाँ पर बेटे को आधी रात को जला दिया जाता है, जहाँ पर बेटे के हत्यारों को किसी तरीके की सजा नहीं दी जाती, वो भी उत्तर प्रदेश है। हम दोनों तरीके के उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। और नसीम जी आपसे तो सिर्फ एक ही सलाह है, आपसे तो सिर्फ एक ही अपील है मेरी, आप बार-बार पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं नसीम जी। 4 साल से ऊपर का समय हो गया है, 5 साल के करीब हो रहे हैं जीएसटी काउंसिल की कमेटी बने को, उसमें भी तो कांग्रेस के कुछ सदस्य हैं ना, उसमें भी तो कांग्रेस के मंत्री हैं। क्यों नहीं आप जीएसटी को, पेट्रोल डीजल को अभी तक जीएसटी में लेकर आ पाए? कांग्रेस क्यों उसका विरोध करती है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में? अगर आप बात महंगाई की करते हैं, पेट्रोल डीजल की करते हैं, तो उस पर रहिए ना। फिर मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगी। पूरे मसले पर आपने सुन लिया है दोनों हमारे साथ प्रवक्ता नेता मौजूद हैं, दोनों की बात आपने सुनी, लेकिन फिलहाल जो बात है, जो मुद्दा है, उस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, किस तरीके से आपने खुद ने देखा उत्तर प्रदेश में कैसे महिलाओं पर बातचीत की जा रही है, महिलाओं को बढ़ावा देना है। अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहुंची है तो बहुत ज्यादा बार उन्होंने महिलाओं पर बात की, लेकिन इन्हीं के विधायक इस तरीके का बयान देते हैं। गलती सिर्फ इनकी नहीं है, गलती मैं मानती हूँ विधानसभा अध्यक्ष की भी होगी, क्यों है उनकी गलती, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से ठहाका लगाकर हंसे उस बात पर। दिलीप जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, संपर्क टूट गया आपसे। मैं एक बार फिर से चाहूंगी मेरी टीम से, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं राहुल आनंद जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम गुंडाराज को खत्म किया गया, वो उत्तर प्रदेश भी तो देखा ना जनता ने, जहां पर बेटी को आधी रात को जलाया गया, उसका अंतिम संस्कार उसको नसीब नहीं हुआ। देखिए मैं इस चीज को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्रशासन की मजबूरी के कारण इस चीज को करना पड़ा, क्योंकि वहां पे विपक्ष का रवैया गलत। अरे राहुल आनंद जी एक बात बताइए, आप धर्म को इतनी प्राथमिकता देते हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी, आप खुद मानते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म को ऊपर रखती है तमाम चीजों से, और बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं कह रही हूं मैं, बीजेपी धर्म को ऊपर रखती है। लेकिन आप ये बताइए, अगर धर्म को ही ऊपर रखती है तो सनातन धर्म में रात के समय में अंतिम संस्कार नहीं होता, ये पता होगा आपको। देखिए मैं इस चीज को मानता हूँ और इस चीज को स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन उस समय जो वहां की जो परिस्थिति बनी थी, उस परिस्थिति को संभालने के लिए इस प्रकार करना पड़ा।
क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भ्रमित प्रचार किया जा रहा था और जो भी अपराधी इसमें सम्मिलित थे उनको भी सरकार ने दंड दिया और उनको सलाखों के पीछे डाला, चाहे वो कुलदीप सेंगर से संबंधित हो या फिर टेनी के बेटे जी से संबंधित हो या किसी पे भी आधारित हो, सबको सरकार ने पकड़ा और सलाखों के पीछे डाला। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है मुस्कान जी, तो उस समय परिस्थिति के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। ये सरकार की मजबूरी, सरकार की नहीं, तो प्रशासन की परिस्थिति मजबूरी के हो अनुसार जाती है। परिस्थिति के अनुसार आप काम करेंगे तो क्या आप उस बेटी के माँ बाप को भी उसे नहीं मिलने दिया आपने आखिरी बार? ये तमाम चीजें फिलहाल अभी बात करने की नहीं है, लेकिन बात इसलिए उठी है क्योंकि आपने बात की उत्तर प्रदेश में गुंडाराज को खत्म करने की। अभी आप नसीम जी को पत्रकारिता सिखा रहे थे, उस समय पत्रकारिता का किस तरीके से हनन किया गया, उनके परिवार को बंद रखा गया, वहां पर पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया, भूल गए क्या आप वो बातें? देखिए, अगर पत्रकारों को वहां पे बंद किया गया, रखा गया, तो जिस प्रकार से पूरे देश में मीडिया बातों को बता रही थी और कह रही थी, तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता उनके पास पहुंची थी, तभी मीडिया के माध्यम से देश तक उस बातों को पहुंचाया जा रहा था। तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ मुस्कान जी। हाँ, लेकिन मैं इस चीज को जरूर मानता हूँ कि अगर कभी बलपूर्वक सरकार को कोई कार्य करने पड़ते हैं तो उसकी वो मजबूरी होती है, तभी जाकर वो करती है। बात यहाँ चर्चा हो रही थी हमारे उत्तर प्रदेश को लेकर, तो आपने देखा, मैं स्वयं कहता हूँ इस बात को, कि जो गुंडों का प्रदेश था, जिसको लोग संरक्षण दे के रखे थे, आजम खान से संबंधित हो या फिर प्रजापति ठाकुर से संबंधित हो, सबको उत्तर प्रदेश में लोगों ने संरक्षण देकर रखा था और हमने सलाखों के पीछे उनको डाला है। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है और ये विचारधारा है। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे अपराध खत्म हो गए, लेकिन हमने कंट्रोल किया, हमने उस पे एक्शन लिया और हमने ही उनको जेल में डाला, तभी जनता को हमसे उम्मीद है। और विगत जो 4 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, उसकी जो मैं आंकड़ा पेश कर रहा था, वो मैं नहीं कह रहा था, वो सरकारी पोर्टल पे और सरकारी आंकड़े बोलते हैं। सरकारी आंकड़ों पर ही अगर विश्वास करने लगे, सरकारी आंकड़ों पर ही अगर विश्वास पूरे तरीके से होता तो आज ये चर्चा नहीं हो रही होती। राहुल आनंद जी, दिलीप जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? ये मिल पा रही है। दिलीप जी, आपने सुनी दोनों नेताओं की बातें, हमारे साथ बीजेपी से कांग्रेस से दोनों नेता मौजूद है, आपने दोनों की बातें सुनी। मैं उसी बयान पर एक बार आऊंगी, एक बार फिर से मैं मेरा सवाल दोहराऊंगी। मैं पहले भी यही पूछना चाह रही थी, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी अभी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जितनी बार भी आई हैं, महिलाओं के बारे में बात की है, लेकिन इन्हीं के विधायक महिलाओं पर किस तरीके का बयान देते हैं, बच्चियों से बलात्कार के बारे में इस तरीके का बयान देते हैं, और उसी बयान पर विधानसभा अध्यक्ष ठहाका लगाकर हंसते हैं। राज्यसभा में हमने देखा 12 सांसदों का निलंबन, वहां पर निलंबन हुआ, लेकिन जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ हंस के दिखा दिया। वो उत्तर प्रदेश नहीं है मुस्कान जी, और वहाँ अभी चुनाव नहीं है, इसलिए वहाँ इस बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में। इस देश की विडंबना यही है कि आदमी को, राजनीतिक पार्टियों को सारा मॉरल, सारा शिष्टाचार, सारा डेवलपमेंट, जितनी भी खराबियां हैं, वो सब इलेक्शन के समय पर ही दिखाई देती हैं, और इलेक्शन के समय पर ही वो दम भरते हैं कि हम अगर सत्ता में आ गए तो हम ये सब बदल देंगे। अगर राजनीतिक पार्टियों के वादों की, उनके मैनिफेस्टो की और उनके दम की अगर आप बात करें, उस दम के हिसाब से आप इस देश की कल्पना करें, तो ये देश अब तक पता नहीं कितना ज्यादा प्रगति कर चुका होता, और यहाँ पर कहीं बेरोजगारी नहीं होती, बल्कि हम विदेशों से लोगों को बुला करके अपने यहाँ नौकरी दे रहे होते। जबकि सत्यता ये है कि इस देश का जो अच्छा ब्रेन है वो इस देश के बाहर चला जाता है। आप देखिए, हम जब हम किसी बड़ी विदेशी कंपनी में भारतीय मूल के व्यक्ति को उच्च पद पर बैठते देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। मैं कहता हूँ शर्म की बात है ये हमारे लिए कि हमारे देश का ब्रेन किसी विदेश में जाकर के किसी विदेशी कंपनी को सर्व कर रहा है और उनको फायदा पहुंचा रहा है। वो ब्रेन हमारे यहाँ, हमारे देश के डेवलपमेंट में क्यों सहयोगी नहीं हो सकता है? ये हमारी सरकारें क्यों नहीं सोचती हैं कि उस ब्रेन का इस्तेमाल करके फॉरेन की कंपनियां या फॉरेन कंट्रीज अरबों खरबों रुपया कमाती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, और उस डेवलपमेंट के नाम पर वो हमसे आगे निकल जाती हैं। तो उसी ब्रेन का इस्तेमाल करके हम यहाँ वो काम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये शर्म की बात है मेरे लिए। और ये सारे वादे जो देखिए, सबसे बड़ी कमी क्या है मुस्कान जी मेरे हिसाब से, कि राजनीति का जो आधार हो गया है वो सिरगिनाना हो गया है। यानी कि जिसके पास भीड़ होती है वो उतनी ही बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो उतना ही बड़ा नेता माना जाता है। और सिर गिनाने की जो क्वालिफिकेशन है वो स्कूल में नहीं मिलती, उसका किताबों से कोई लेना देना नहीं है। उसका ये है कि आप कितने बड़े रसूखदार हैं या कितना पैसा है आपके पास,
या कितना अच्छा जातिगत समीकरण आप बैठा लेते हैं, या आप कितने बड़े माफिया हैं। आप जितने बड़े माफिया हैं आज इस देश में उतने बड़े नेता बन सकते हैं, या आप जितने आवारा हैं उतने बड़े नेता बन सकते हैं। आज क्वालिफिकेशन, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती, अगर हमारे देश के नेता शुरू से अच्छे पढ़े लिखे होते, बढ़िया लोग होते, तो वो पढ़ाई की वैल्यू समझते और वो पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। यहाँ पर आप देखिए, जो जिसका फेवरेट है, चाहे उसके ऊपर 100 केसेस चल रहे हों, चाहे वो दुनिया भर का बदनाम व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो पार्टी का करीबी है तो वो पार्टी में अच्छा पद पा जाता है, वो सरकार में भी अच्छा पद पा जाता है। सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति के ऊपर अगर एक दाग लग जाए तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सरकार चला रहा है उसके ऊपर 100 दाग भी लग जाए तो वो दाग उसका मेडल होता है, उसके दाग से उसकी पदोन्नति हो जाती है, वो राजनीति से बाहर नहीं होता है। तो ये सारी जो विसंगतियां हैं हमारे देश की, ये विसंगतियां इस देश की जनता को समझने की जरूरत है। यहाँ पर जनता को एनालिटिकल होना पड़ेगा कि हमें किस तरह के व्यक्ति को, किस तरह की पार्टी को और किस तरह के लोगों को संसद में चुन करके भेजना है, ताकि वो देश का डेवलपमेंट करें और हमारा डेवलपमेंट करें, अपना डेवलपमेंट ना करें। बिल्कुल, और यही तो विडंबना है ना कि ये जो एक, जिस तरीके से अभी आप सार्वभौमिक सत्य की बात कर रहे थे ना, ये वही सत्य है जिससे हम लगातार नजर घुमाते रहते हैं। हमारी जो, जिस तरीके से आपने कहा, हमारा टैलेंट जो है, अगर वो राजनीति में आए तो शायद हम वाकई कहीं बहुत अच्छी जगह पर होते। नसीम जी, नसीम जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी मिल रही है जी, उत्तर प्रदेश की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। हालांकि बातें अभी बहुत ज्यादा हो गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी महिलाओं की याद आपको इतनी ज्यादा शायद इसीलिए आ रही है क्योंकि और कोई वोट बैंक आपके पास बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे मुस्कान जी, पहले तो ये जो शायद दिलीप जी बोल रहे थे जी, मॉरलिटी की बात की, भाई जितना ज्यादा गुंडा बदमाश होगा, जितना माफिया होगा, वो उतना ही राजनीति में तरक्की करेगा। निश्चित रूप से मैं एक चीज, मुस्कान जी, एक चीज कहना चाहता हूँ, पिछले 7 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आई है, ये बात तय हो चुकी है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, जो जितना बड़ा गुंडा होगा, वो केवल तभी तक होगा जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसके सारे गुनाह, सारे पाप सब वो धुल जाते हैं, गंगा स्नान कर लेता है। ये कई उदाहरण ऐसे हैं जब कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचारी कहा और सीधा सीधा जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो वो सबसे बड़ा देशभक्त हो गया। जैसे एक बंगाल के अंदर मुकुल राय हुआ करते थे, मुकुल राय के यहाँ 2014 के बाद से रोज सीबीआई आईडी उनकी बेल को नोट किया करती थी। क्या भ्रष्टाचारी, और आइए अखबारों की और न्यूज चैनलों की हेडिंग बना करती थी, ब्रेकिंग न्यूज हुआ करता था। जैसे ही मुकुल राय ने भारतीय जनता पार्टी का गमछा अपने गले में डाला तो मुकुल राय एकदम देशभक्त हो गए और सीबीआई और आईडी और जितनी भी जांच एजेंसी उन्होंने उनके घर जाकर छोड़ दिया। ये कई एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक लोगों को भ्रष्टाचारी समझते हैं, माफिया समझते हैं, गुंडा समझते हैं, जब तक उनके यहाँ शामिल नहीं होते हैं, ये देश की राजनीति के लिए घातक है। जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की बात कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें महिलाओं की अभी याद आई है, अब आजादी से लेके आज तक ये देश जो बना है इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों के लिए कानून बनाया, देश की तरक्की के रास्ते, विकास के रास्ते पर। आप देखें मनरेगा किसने दिया, आप देखें सूचना का अधिकार किसने दिया, शिक्षा का अधिकार किसने दिया, भोजन का अधिकार किसने दिया। कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह की सरकार ने लगातार लोगों के अधिकार के कानून बनाए हैं और हमारे प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है कि हमारा प्रधानमंत्री सरकार में रहते हुए देश के हितों के लिए काम करता था, राज्यों के चुनाव में अपनी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता। लेकिन देश का नुकसान जब से हुआ, जब से प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए राज्यों के चुनाव जिताने में जी तोड़ की मेहनत करना प्रारंभ कर दी। प्रधानमंत्री अभी शायद मैं गलत नहीं हूँ तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या बोला आपने, क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अभी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी ना। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी में आकर, बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, उसको नेता में तमाम आरोप लग रहे हैं, तो शायद कन्हैया कुमार भी, उन पर भी कई गंभीर आरोप थे और जिग्नेश मेवानी भी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
कांग्रेस में क्या कन्हैया कुमार को सजा दे दी है? क्या कह रहे हैं आप नसीम जी, मैं सुन नहीं पाई हूँ आपको। कन्हैया कुमार को क्या कोर्ट ने दोषी कर दिया है? नसीम जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, चलिए नसीम जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल आनंद जी, पूरे आरोप बीजेपी पर एक बार फिर से लगा दिए हैं नसीम जी ने। राहुल आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है मुस्कान जी? जी राहुल आनंद जी। मैं ये कह रहा था कि विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना और पक्ष और सत्ता पक्ष का काम होता है उस आरोप का जवाब देना। और उन्होंने जो आरोप लगाए मुकुल राय से लेकर या जितनी भी चीजें हैं वो सारी निर्भर करती हैं कि आपके ऊपर आरोप किस प्रकार से हैं और वो कितने गंभीर मामले लगे हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और कोर्ट से सजायत है या नहीं, इसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात ये है कि जो हम डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम मान लेते हैं कि योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन जो एक्सप्रेसवे, जो कुर्सीनगर का एयरपोर्ट और जितने भी आधारभूत जो शिलाएं रखी गई और जिसका रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य प्राप्त किया गया और जो सरकारी पोर्टल पे जितनी चीजें मिल रही है डाटा के साथ और जो लोगों को दिखने में नजर आ रहा है, मैं बात उसकी भी कर रहा हूँ, तो ये किसकी देन है? ये देन है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो आप कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिना रुके बिना थके हमारे मुख्यमंत्री जी सारे कार्यों को अंजाम तक ले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है वो कहीं ना कहीं उनके विकास कार्यों की ही देन है। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास का जो निर्मित किया गया है, जो स्वीकृति दी गई है, वो कहीं ना कहीं ये इच्छा शक्ति ही है। अगर मैं आंकड़े रख के गिनाना शुरू करूं तो शायद हमारे सब कम पड़ जाए उन सारी बातों को बताने के लिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर से बेहतर ये होता कि हर कोई अपनी समीक्षा करे कि हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं करके। मैं इस चीज को भी जरूर मानता हूँ कि कृषि कानून को वापस लिया गया किसानों के दबाव में, लेकिन आप भी थी और मैं भी था। गलत कह रहे हैं राहुल आनंद जी, आप गलत कह रहे हैं। कृषि कानूनों को वापस लिया गया तो किसानों के दबाव में नहीं, राजनीति के दबाव में। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। दिलीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या बोल रहा था धीरज जी, मैं लौटूंगी राहुल आनंद जी आपके पास। दिलीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी जिस तरीके से कन्हैया कुमार, जिन पर जेएनयू में विवाद चल रहा है, जिन पर केस चल रहा है, उनके बारे में जब बात की गई तब नसीम जी तुरंत डिबेट छोड़कर चले गए, लेकिन बीजेपी पर पूरे तरीके से आरोप लगा रहे थे। देखिए, जो हमारा अपना है वो खराब कहाँ होता है। हम रोज हमेशा पड़ोसी के बेटे में देखते हैं, अपने बेटे में हमें कोई रोज कहाँ दिखाई देता है। ये बात सत्य है कि जब तक दूसरी पार्टी में लोग रहते हैं तो विपक्षी पार्टियां उनको बुरा भला कहती है, वो पार्टियों को बुरा भला कहते हैं। और जैसे ही वो व्यक्ति पार्टी चेंज करता है, जो सत्ता में था वो पहले भाजपा को पेट भर के गाली देता था, भाजपा उसको गाली देती थी। जैसे उसने भाजपा ज्वाइन करी, ये आपसी मनमुटाव खत्म हो गया, उन्होंने इनकी विचारधारा को अपना लिया, उन्होंने उनकी विचारधारा को अपना लिया। इसी तरीके से जितेंद्र प्रसाद जी ने जिंदगी भर कांग्रेस में गुजारा, जिंदगी भर भाजपा को गाली दी। अब वो भाजपा में आ गए हैं तो भाजपा की विचारधारा से सहमत हैं, भाजपा ने उनको मंत्री भी बना दिया, अब उन्हें भाजपा से कोई शिकायत नहीं है। तो कुल मिलाकर के सत्य ये है, ये भी एक बहुत अपीयरेंट सत्य है जिसको जनता क्यों नहीं देख पाती है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। ये जो दल बदल है, ये जो एक दूसरे को कोसने और गाली देने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ राजनीति के दायरे तक सीमित है। इसका सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर सामाजिक सरोकार होता इन बातों का तो मेरी विचारधारा एक रहती और मैं एक पार्टी के साथ रहता। वो पार्टी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, सत्ता में है, विपक्ष में बैठी है, अगर मैं उस पार्टी की विचारधारा से सहमत हूँ और मैं अपनी विचारधारा पे अडिग हूँ, मैं वो पार्टी बदलाव नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पार्टी बदलाव क्यों होती है, ये हम सब जानते हैं कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक गंतव्य को पाने के लिए हमको कोई भी सवारी मिल जाए, किसी पार्टी की सवारी मिल जाए, चाहे वो भाजपा की मिल जाए, कांग्रेस की मिल जाए, बसपा की मिल जाए, सपा की मिल जाए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिल जाए, तो आदमी उसमें भी बैठ के निकल लेगा।
क्योंकि उसका राजनीतिक सफर तय होता है। बिल्कुल, बात यही है ना कि अब जो राजनीति है वो जनता के हित की नहीं रह गई है, राजनीति सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की रह गई है। तभी तो बार बार जिस तरीके से आपने बातें कही हैं, बार बार नेता दल बदल करते रहते हैं और चुनावों के समय में ये चीजें देखने को मिलती है। मैं राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से, हालांकि नसीम जी हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनसे जितनी बार भी उनके बारे में बात की गई है, एक बार भी उन्होंने अपने बारे में बात ना करके तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। आप पर आना चाहूंगी राहुल आनंद जी। फिलहाल जिस तरीके से दिलीप जी ने ये बातें कही है, ये भी काफी अहम है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भी आरोप हम पे लगाए हैं, तो वो आरोप उनके निराधार हैं। इसलिए निराधार है क्योंकि हम कामदार वाले लोग हैं, नामदार वाले लोग नहीं हैं, और हमने कामों को किया है। हमारी जो भी गति है, जनता की अपेक्षा उतरी है या नहीं उतरी है, इसका परिणाम हमें जनता देगी कि हम उनके लायक कितने कार्यों को कर सके हैं। लेकिन जो आधारशिला 2014 से रखी गई है हमारे देश को लेकर, चाहे वो राष्ट्र हित की बात कर ली जाए, या कोरोना को मॉनिटरिंग की बात कर ली जाए, या WHO पे आ जाइए, या अन्य प्रकार के सुरक्षा गतिविधियों पे आ जाइए, हमने वो सारी चीजों को अंजाम दिया। और हमने अपने सैनिकों को, हमने अपनी मातृभूमि को, और हमने अपने राष्ट्रीयता की हर संभव रक्षा की है। मैं इस चीज को जरूर मानता हूँ कि जब बीजेपी में लोग सम्मिलित होते हैं तो उनकी विचारधारा बदल जाती है। कैसे बदलती है, मैं आपको बताता हूँ। जो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं, पहले वो कांग्रेस के हुआ करते थे, और जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ा और हमने उनको सम्मान दिया, उसके बाद आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है उसको उन्होंने कैसे परिवर्तन किया, किस प्रकार से उन्होंने परचम लहराया। ये कामदार है और ये अनुभव को आंकने वाली पार्टी है, और हमने नाम के ऊपर ना जाके काम को महत्व दिया। हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले या हम अन्य आपने राज्यों की भी बात कर नाम ले, पर ना जाके काम को महत्व दिया, तभी तो उत्तर प्रदेश में ये तमाम चीजें हो रही है। अजय मिश्रा टेनी जी को देख लीजिए, आपने गैंगस्टर के रूप में उनके काम को महत्व दिया, तो आज वो क्या कर रहे हैं। और देखिए, तो अजय मिश्रा टेनी जी जो दबाव में, अपने पुत्र मोह में जो वो घटना को अंजाम दिए थे, जो उन्होंने बर्ताव किया था मीडिया के सामने, उसका हम कभी बात मीडिया के सामने बर्ताव की नहीं हो रही है। मीडिया के सामने तो खैर अब कोई भी मीडिया को कुछ समझ ही नहीं रहा है। मीडिया के साथ तो हमेशा यही बर्ताव है, वो हम देख रहे हैं, बीजेपी राज में भी और कांग्रेस की बातें सुनकर भी। ये बात मत करिए, मैं बात कर रही हूँ पहले जब वो गैंगस्टर थे ना, तब उनके काम को आपने सराहा, और अब आपने उनको बीजेपी में जगह दी, मंत्री बना रखा है। अब आपको ये डर है कि अगर उनको पद से हटा दिया तो ब्राह्मण वोट बैंक गया आपका। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण वोट जाएगा। बात ऐसी है कि ब्राह्मण हो या उत्तर प्रदेश की सारी जनता हो, उनके लिए हमने कार्य किया है। कभी कोई जब परिस्थिति सामने आती है तो उस पे चुप्पी साध के उस परिस्थिति को देखने का काम होता है। उनके बेटे पे सवाल उठे थे, हम लोगों ने उनके बेटे को सलाखों के पीछे डाला। ये हमारी मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति थी और हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी कि जिसने गलती किया वो सलाखों के पीछे होगा, और हमने किया है। उनके ऊपर आरोप तय हो गए, उनके ऊपर FIR हो गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। और रही बात अजय मिश्रा टेनी जी की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो कल जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बैठक की थी, उस बैठक में उनको तलब किया गया था, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं पार्टी उनसे दूरी बढ़ा रही है, और मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये संदेश भी दिया जा रहा है कि अगर आप गलत कीजिएगा तो हम आपको रोकेंगे भी और आपको हम हटाएंगे भी, और ये हमने किया है और ये हम करेंगे। जी, ये हमने किया है, ये हम करेंगे। आप सहमत हैं क्या दिलीप जी राहुल जी की बातों से? ये राजनीति का बड़ा फेवरेट जुमला होता है कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे और हम करेंगे। ये जो राजनीति के रिजल्ट होते हैं, ये हमेशा भविष्य में चलते हैं, वर्तमान में कभी नहीं चलते। मैंने एक एग्जाम्पल अभी दिया था थोड़ी देर पहले कि सरकारी नौकरी करने वाले से अगर कोई गलती होती है उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है, और फिर अगर दोष साबित हो जाता है तो उसको नौकरी से हटा दिया। ये सारा बना लीजिए, ठीक है, बुलंद बना लीजिए। सरकारी नौकरी करने वाले के साथ होता है तो सरकार चलाने वाले के साथ क्यों नहीं होना? अगर अजय मिश्रा टेनी का लड़का कल्प्रेट पाया गया, उस पर FIR हो गई, SIT की रिपोर्ट में ये तथ्य भी सामने आ गया कि वो सुनियोजित तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया था, तो बहुत प्रत्यक्ष सी बात है कि अजय मिश्रा टेनी का लड़का क्या है। अगर उसने ये सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया तो अपने पिता के बल पे ही तो दिया, अपने पिता के राजनीतिक रसूख की वजह से ही तो दिया।
तो ये कैसे कहा जा सकता है कि पिता के बेटे के कृत्य में पिता का सपोर्ट नहीं होगा? नहीं पहले रहा होगा, लेकिन बाद में तो जरूर रहा होगा, उसको बचाने में तो जरूर रहा होगा। तो जब इतना क्लोज नेक्सस है तो आप क्यों नहीं अजय मिश्रा जी को उस पद से हटा देते हैं? क्यों नहीं आप इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर देते हैं? आप हटा दीजिए, कल को दोष नहीं साबित होता आप उनको बहाल कर लीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेताओं की कमी है, भारतीय जनता पार्टी में रसूखदार नेता नहीं है, या अजय मिश्रा टेनी जी में ऐसी कोई काबिलियत है जिसके बिना पार्टी अपंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बात कुल सिर्फ राजनीतिक करीबियों की है कि कौन किसके कितने करीब है। अगर आप किसी भी पार्टी के 67 लोगों के करीबी हैं तो जनता चाहे जो चिल्लाती रहे, उस व्यक्ति में चाहे जितनी गलतियां, चाहे जितनी खामियां हो, अगर वो ऊपर के लोगों से वेल कनेक्टेड है तो उसका पद, उसका रसूख सब कुछ सुरक्षित रह जाता है। ऐसा ही कुछ अजय मिश्रा टेनी जी के केस में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये भद्द क्यों करा रही है मैं नहीं जानता हूं। अगर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है तो उनको पद से हटा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं हटाना चाहते हैं। अब क्यों नहीं हटाना चाहते हैं ये वो बेहतर जानते होंगे। यही ऐसे ही कुछ तो गुरप्रीत सेंगर के मामले में हुआ था ना दिलीप जी, याद होगा आपको, उन पर भी आरोप तय थे, लेकिन मामला भी बहुत दिनों बाद हुआ था, बहुत दिनों बाद हुआ था, जब बहुत लंबा मामला चल गया था तब कुलदीप सेंगर जी को हटाया गया था, बिल्कुल बाद में नहीं हटाया गया था। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि सरकारी व्यक्ति पर जैसे ही अपराध, जैसे ही कोई इल्जाम लगता है उसको सस्पेंड तुरंत कर दिया जाता है, बिल्कुल, नौकरी से भले ना निकाला जाए। तो आप यहाँ पर भी पद से तो हटा सकते हैं ना, आप पार्टी से मत निकालिए, लेकिन आप उस पद से उनको फिलहाल तो सस्पेंड कर सकते हैं, दूसरे को पदभार दे दीजिए। राजनीति राजकार्य ऐसे ही चलता रहता है। राहुल आनंद जी, मेरा ऑडियो कट गया था, जस्ट मैं आपसे जुड़ा हूं जी। बात वही अजय मिश्रा टेनी जी की हो रही है जिस पर हम बात कर रहे थे। देखिए बहुत अभी दिलीप जी ने एक बार फिर से वही बात कही कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उस पर हल्का सा भी दाग हुआ तो उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है, तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? ये समझ से परे जा रही है बात। देखिए, कभी भी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति पर रहती है। नौकरी करना और सेवा देना दोनों दो तरह की बातें होती हैं, और मैं यही पे अंतर करूंगा कि नौकरी देना और सेवा देना वो दोनों अलग अलग बातें होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब पे नजर बना रखा है। ये राहुल आनंद जी, ये जो राजनेता सेवा देते हैं, क्या उनको उसके पैसे नहीं मिलते क्या? तमाम सुविधाएं मिलती है ना, और वही नौकरी वाले को मिलती है। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मैं लौटूंगी राहुल जी, मैं लौटूंगी। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। दिलीप जी, मैं राहुल जी की बात पे ये कहना चाह रहा हूँ, इस देश का कानून ये कहता है, इस देश का संविधान ये कहता है कि जो मंत्री है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, वो सरकार का पार्ट होता है, वो सेवाएं नहीं दे रहा होता है, वो सरकार होता है। उस समय सरकार होना और सरकारी नौकरी होना एक ही बात होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों के नियम अलग अलग होने चाहिए। राहुल आनंद जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधन किया था, और उस रैली के संबोधन में उन्होंने कहा था कि आप सुधर जाइए, नहीं तो फिर मैं इस पे एक्शन लूंगा। और ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश था वो सारे सांसदों के लिए कि आपके द्वारा जो भी गलतियां की जा रही है उस पे सरकार, उस पे प्रधानमंत्री जी की नजर भी है, और जो कमेटी है, जो बीजेपी की जो कोर कमेटी है, उन सारी बातों को एकत्र करके उस पे एक्शन लेने में वो मदद करती है। तो ये बात बहुत दूर नहीं है कि जो अजय मिश्रा टेनी जी हैं वो बच के निकल जाएंगे। निश्चय ही उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनकी पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जल्दी ही इस पे निष्कर्ष निकल जाएगा। ये सवाल तो वक्त पर ही था ना राहुल आनंद जी, आपने फिर कह दिया वक्त लग रहा है। सवाल ही वक्त पर था कि आखिर वक्त लग ही क्यों रहा है? देखिए, सबसे पहले उनके बेटे को लेकर इस्तीफा की बात की जा रही थी, तो उनके बेटे पे कार्रवाई की गई। हमने इस चीज को भी स्पष्ट किया कि सरकार में रहते हुए, कुछ देर पहले जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बात को कह रहे थे कि सरकार हैं आप, तो मैं आपको बताता हूं कि सरकार हो जाने से ही आप मालिक नहीं हो जाते हैं। आपके लड़के पे आरोप लगी है तो वो सलाखों के पीछे है। हमने ये भी चीजों को क्लियर किया कि अगर कोई आदमी सरकार का हिस्सा है तो एसआईटी की हाल ही में रिपोर्ट एक आई थी, एसआईटी की रिपोर्ट आई थी, वो पढ़ी होगी राहुल आनंद जी आपने। वो अब आरोप नहीं रह गए हैं, साफ हो गया है कि उन्होंने ये तमाम चीजें जो है वो खुद पहले से डिसाइडेड थी, सब प्री डिसाइडेड था। देखिए, तो आज उसका अंजाम क्या हुआ?
कहाँ हैं उनके लड़के सलाखों के पीछे हैं और उनके ऊपर हत्या के आरोप के माननीय हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिए हैं। तो यही फर्क जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उस समय से, मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार का हिस्सा सरकार होने से ये कहीं साबित नहीं होता है कि कानून का डंडा आपके लिए कमजोर हो गया है। वो अभी भी उतना ही मजबूत है और उसी मजबूती से आपके लड़के को गिरवा पकड़कर सलाखों के पीछे डाल रखा है। यही तो बात है ना, ये मजबूती ही तो नहीं दिखी कि आप उसकी गर्दन पकड़कर उसको सलाखों के पीछे डाल दें। उनको तो खुद बुलाया गया चस्पा कर करके नोटिस, आइए आप अपने बयान दीजिए, इस तरीके से बुलाया गया उनको। शायद आप भूल रहे हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। दिलीप जी, सही कहा मुस्कान जी आपने, उनको पकड़ के नहीं लाया गया था, उनको बुलाया गया था। उनको सम्मन ऐसे भेजा जा रहा था जैसे दावत का कार्ड भेजा जा रहा है। नॉर्मल कोर्स में जब कोई 302 का मुजरिम होता है तो पुलिस घर जाके उसको टांग को मार तोड़ के उठा के लाती है, दावत नहीं देती है। लेकिन इनके केस में सम्मन पे सम्मन भेजा, एक बार भी नहीं, सम्मन पे सम्मन भेजा जा रहा था। जी चलिए, दिलीप जी से संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, ये बात यही है जो दिलीप जी कह रहे थे कि उनको सम्मन भेजे गए थे, और कितनी बार उनको सम्मन भेजे गए, उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किए गए, कितनी बार उनको बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए तो अपनी मर्जी से ना, जब उनका मन हुआ तो आकर बयान दिए उन्होंने। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें उनका मर्जी हुआ तो वो नहीं है, सरकार का दबाव बना तब वो आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि आपको अगर नोटिस दी जाती है और आप नहीं आते हैं तो आपकी कुर्सी भी जब्त हो जाती है। मैं इस चीज को जरूर मानता हूँ कि 2 बार 3 बार मौका उनको जरूर दिया गया था, लेकिन मौका मिलने के बाद जब सरकार एक्शन में आई तो उनको सलाखों के पीछे डाल दी थी। बात तो यही है ना कि देखिए, सरकार में पद पर तो उनके पिता थे, सरकार में पद पर उनके पिता थे। आशीष मिश्रा को उससे पहले कौन जानता था? अगर जानते भी तो सिर्फ इसलिए ना कि वो अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, इस वजह से उनको जानते थे ना। रसूख का सवाल ही यहाँ पर राहुल आनंद जी बनता है कि रसूखदार जो है वो अपनी रसूख का बार बार इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। देखिए, उनके पिताजी पद पे थे, लेकिन उनके पिताजी क्या उनको बचा पाए? नहीं बचा पाए। वो सलाखों के पीछे चले गए और आज वो बेसहारा होकर कानून का मदद कर रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने उनको पद पर रखकर इसी बात को बताया है कि सरकार का हिस्सा होते हुए भी आप पे कार्रवाई हो सकती है और आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं, और आप पे हत्या का आरोप अगर लगा है तो वो चल रहा भी है। तो ये फर्क है मुस्कान जी। इस्तीफा मांग लेना समाधान नहीं होता है। उस समय भी हो जाता है कि आपने इस्तीफा मांग कर मामले को ठंडा कर दिया। हमने तो उनको पद पे रखकर उनके लड़के पे कार्रवाई कर दी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। रसूख का इस्तेमाल किसने किया? देखिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, निश्चय होगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन कब होगी ये नहीं पता। दिलीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है। जी, वही बात एक बार फिर से सवाल उठा है कि उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी ये ना तो आप बता सकते हैं ना हम, ये तो खुद बीजेपी भी नहीं बता सकती है, ये भी कहें तो गलत नहीं होगा। जी, भारतीय कानून ये कहता है कि अपराध करने वाला और अपराध में सहयोग देने वाला दोनों बराबर के, बिल्कुल, और दोनों को कानून एक ही नजर से देखता है। तो अपराध भले उनके बेटे ने किया हो, टेनी मिश्रा जी के बेटे ने किया हो, लेकिन अपराध में सहयोग तो अजय मिश्रा टेनी जी का है कहीं ना कहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो भागीदारी तो उनकी भी हुई। ये बात मान नहीं रहे हैं राहुल आनंद जी। दिलीप जी, राहुल आनंद जी तो ये कह रहे हैं कि हमने तो एक मिसाल पेश की है कि उनको पद पे रखकर भी उनको रसूख का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। अब पता नहीं कैसी रसूख थी उनकी जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, इस्तेमाल करके भी। नहीं, रसूख का इस्तेमाल क्यों नहीं कर, आम आदमी जेल में कैसे रहता है और अजय मिश्रा जी के सुपुत्र कैसे रह रहे होंगे ये कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, रसूख का इस्तेमाल आप पद पे बने हुए हैं, इसको मैं ये मानता हूं कि अजय मिश्रा टेनी जी का रसूख भारतीय जनता पार्टी के रसूख से कहीं ज्यादा है। कि भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व में जिसका डंका बज रहा हो, वो पार्टी एक व्यक्ति के रसूख से डर रही है, एक व्यक्ति को हटाने से डर रही है। तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि अजय मिश्रा टेनी जी का रसूख भारतीय जनता पार्टी के रसूख से कहीं ज्यादा है।
ठीक है, फिलहाल समय इतनी ज्यादा देता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ। नसीम जी भी जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। राहुल आनंद जी और दिलीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चर्चा कांग्रेस की बात से शुरू हुई थी, कांग्रेस की रैली से शुरू हुई थी, लेकिन घूमते घूमते आ गई है अजय मिश्रा टेनी पर बात। लेकिन साफ से ये है कि जब भी कांग्रेस से बात करें उनके मामले में, तो वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में कोई झांक कर नहीं देखना चाहता। यही इस समय की विडंबना और राजनीति का गिरता हुआ स्तर कहा जा सकता है।